चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 खत्म करने के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकियर है, इसलिए ध्यान से पूरे क्वेश्चन के हर एक सेंटेंस को बहुत ही ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिचुएशंस फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ए पर्सन डिपॉजिट्स 200 rupees every year in a saving scheme that earns compound interest at the rate of 5% per annum. The total amount in the account at the end of each year is recorded. ठीक है, देखिए ये वाला सेंटेंस को सबसे ध्यान से देखिए। द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज रिकॉर्डेड। ठीक है, हर एक साल के बाद अकाउंट अपडेट हो रहा है। ठीक है, या रजिस्टर अपडेट हो रहा है, कंप्यूटर में उसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, पहला साल क्या हुआ, जो पैसा भी डाला, ऐसा नहीं है कि आज डाला बस आज ही इंटरेस्ट मिल गया, नहीं, जो पैसा डाला उसमें एक साल के बाद इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ के उसको अकाउंट को अपडेट किया जा रहा है। तो जो पहला टर्म जो होगा सीक्वेंस का, वो कहां से स्टार्ट होगा? एक साल जब एंड होगा, जब स्टार्ट होगा अपडेट करना अकाउंट को, वहां से। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर के एंड से पहला टर्म जो होगा वो सीक्वेंस का स्टार्ट होगा। क्लियर है? रिकॉर्डेड मतलब जहां से एंट्री चालू हुआ वहीं से आपको फर्स्ट टर्म मानना है। क्लियर है? तो देखिए, चलिए, और जब ऐसा करके हम 3-4 साल के लिए कंसेक्यूटिव निकाल लेंगे कि अमाउंट में कितना पैसा, अकाउंट में कितना पैसा है, तो उसके बाद उस सीक्वेंस को देख के हमको बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए, ओके। तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आपने कुछ पैसे जमा किए, मान लीजिए 100 रुपए जमा किए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने 100 रुपए जमा किए और मान लीजिए कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा? 105 रुपए हो जाएंगे, 105 रुपीज हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका क्या था? P = 100 रुपीज था। ठीक है, और इंटरेस्ट मिल गया कितना? 5%। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया एक साल के बाद? तो 105 रुपया। ठीक है, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 105 रुपया होगा, 105 रुपीज होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें ऐड हुआ वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी तो इससे अवेयर होंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? टोटल अमाउंट को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ए = P × 1 + R / 100 का होल टू द पावर n। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। MP क्या है? प्रिंसिपल। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें क्या है? द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज रिकॉर्डेड। ठीक है, एक साल के बाद ही आपको कंप्यूटर या आपका अकाउंट जो भी है, कंप्यूटर में आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो अपडेट किया जा रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म किससे स्टार्ट होगा? तब आपका एक ईयर के बाद से, फर्स्ट ईयर के बाद से। तो चलिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या था? P = 200 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5%। कितना दिन के लिए पैसा रहा वो? एक साल के लिए। तो n = 1। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना होगा एक साल के बाद? इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिए वैल्यूज। 200 × 1 + 5/100 होल टू द पावर 1 मीन्स 200 × 1.05। 200 × 1.05 कितना हुआ? कैलकुलेट कर लीजिए। $210.05। ठीक है, 210.05 रुपीज हुआ। ठीक है, तो आदमी के अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में एक साल के बाद कितना पैसा हो गया? इंटरेस्ट होने के बाद, इंटरेस्ट मिलने के बाद, तो 210.05 रुपीज हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना होगा? तो चलिए, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर
ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा पेच है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ए पर्सन डिपॉजिट 200 रुपीज एवरी ईयर इन ए सेविंग स्कीम, यानी हर साल वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल में एडिशन कर रहा है, हर साल वो पैसा डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा डाल दिया छोड़ दिया, उसी पे 3 साल तक इंटरेस्ट ले रहा है। वो हर साल क्या कर रहा है, टॉपअप कर रहा है, पैसा डाल रहा है। ठीक है, पहला साल 200 रुपया डाला, दूसरा साल भी 200 रुपया डाला, तीसरा साल भी 200 रुपया डाला, इस तरीके से कर रहा है। वो एक बार पैसा डाल के छोड़ देने वाला हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल प्रिंसिपल क्या होगा, टोटल प्रिंसिपल होगा 200 रुपया जो डाला है वो, ठीक है, प्लस जो पहला ईयर का जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद जो पैसा मिला था 210.05, 210.05, ये कितना हो गया आपका, ऐड कीजिए, 410.05 हो गया। क्लियर है, इतना ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेकेंड ईयर के लिए भी सेम है, R इक्वल टू 5%। ठीक है, एन क्या लेंगे, एन इक्वल टू हम 1 ही लेंगे बस। यहां बहुत लोग गलती कर देंगे। ठीक है, एन इक्वल टू 1 क्यों लिया पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। 2 केसेस होंगे। अगर आदमी एक बार पैसा डाल दिया, मान लीजिए 100 रुपया एक बार डाल दिया उसने, और 3 साल के लिए बैंक अकाउंट में अपने पैसे को छोड़ दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है देते रहो, अब भूल गया। ठीक है, 3 साल के लिए डाल दिया, एक बार फर्स्ट ईयर में क्या किया, पैसा डाल दिया और भूल गया, 3 साल तक के लिए वो छोड़ दिया पैसा। उस केस में आप डायरेक्ट वहां पे प्रिंसिपल जो होगा, मान लीजिए 100 रुपया डाल दिया था तो 100 रुपया 100, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंक वो, और एन इक्वल टू वहां पे क्या लिख देंगे, मान लीजिए 3 साल के लिए छोड़ दिया तो 3, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आ जाएगा। क्लियर है, यानी एक टाइम खाली डिपॉजिट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट खा रहा है, तब डायरेक्टली इस फॉर्मूला में जितना नंबर ऑफ ईयर्स के लिए छोड़ा है डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर देंगे। अगर 3 साल के लिए छोड़ा है तो 3 n इक्वल टू 3, 4 साल के लिए छोड़ा है तो n इक्वल टू 4, 5 साल के लिए छोड़ा है तो n इक्वल टू 5। समझ गए, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में डालिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो गया कि हर साल पैसा डाल रहा है, तब आपको इस फॉर्मूला का ही यूज करना है। लेकिन हर साल आपके लिए आपको n इक्वल टू 1 क्या करना है, अलग से, मतलब n इक्वल टू 1 ही पुट करना है। n का वैल्यू फिर आपका 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, n इक्वल टू 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि हर साल एक नया प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर साल वो पैसे ऐड हो रहे हैं, प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। ठीक है, हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, और वो प्रिंसिपल 1 साल के लिए ही है, नेक्स्ट ईयर वो प्रिंसिपल फिर चेंज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 200 रुपया फिर ऐड कर दे रहा है। तो जो भी पैसा हो रहा है उस पर इंटरेस्ट आपको कितना दिन के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए ही मिल रहा है, तो n इक्वल टू 1 ही पुट करेंगे। समझ गए, क्लियर है, यही सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन n का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 ही पुट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि जो भी नया प्रिंसिपल है वो भाई 1 साल के लिए है, अगला साल वो प्रिंसिपल फिर बदल जा रहा है क्योंकि फिर से 200 रुपया डाल दे रहा हो। समझ गया ना, तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। अमाउंट क्या होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, 410.05 इंटू 1 प्लस r by 100 मीन्स 5 by 100, n इक्वल टू 1। ठीक है, कितना हो गया, 410.05 इंटू 1.05। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 410.05 एंड 1.05। ठीक है, कितना आ जा रहा है आपका, 430.55, 430.55 रुपीज आ गया। ओके, क्लियर है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो उस आदमी के अकाउंट में टोटल पैसा कितना हो गया, 430.55 रुपीज। चलिए ये हो गया। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ
थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? 430.55 प्लस 200, क्योंकि 200 रुपया फिर डाला, वो हर साल डाल रहा ना 200 रुपया, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 430.55 प्लस 200 मीन्स 630.55। ओके, यही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5 एंड n इक्वल टू 1, तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? ये ला फॉर्मूला में लगाइए, 630.55 इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 1। ठीक है, अब 630.55 को 1.05 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 630.55 इंटू 1.05 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 1.05। ठीक है, ये आ जा रहा है आपका 662.0, मतलब 662 रुपए। ठीक है, 662 रुपीज अप्रोक्स। ठीक है, 662 रुपीज अप्रोक्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सॉरी, इधर होगा 662 द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आ गया, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया? 210.05। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 430.55। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 662 रुपीज अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर है? तो हियर्स द सीक्वेंस क्या होगा? द सीक्वेंस भी लिख लीजिए। द सीक्वेंस इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 210.05। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? 430.55 एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना है? 662। ठीक है, क्लियर है? अब आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस। तो डी कितना हुआ? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 430.05 माइनस 210.05। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, 220। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना आया? 220। अब सॉरी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? 220। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस लीजिए, ये कितना आ रहा है? d इक्वल टू 662 माइनस 430.55। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 662 430.55। ठीक है, कितना आ गया आपका? 231.45। क्लियर है? क्लियर, 231.45 आया। तो मतलब क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 220 और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस है 231.45। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए ये जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं होगा। क्लियर है? तो आप यहां पे लिख सकते हैं, सिंस द कॉमन डिफरेंस
is not fixed throughout the sequence, hence the sequence form will not be in AP. Hence the sequence formed will not be in AP. क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच वो अलग अलग आ रहा है, फिक्स नहीं आ रहा थ्रू आउट द सीक्वेंस। इसलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट के मिलने पे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो सब क्या होगा, उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं बनेगा। क्लियर है? तो मैंने इसको लिख दिया है, रीजन भी पूछा है ना, ये रीजन, तो रीजन आप यही लिखिएगा, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस फॉर्म विल नॉट बी इन एपी। और ये भी लिख सकते हैं, सो द सीक्वेंस फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड ए सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो चलिए इसको आराम से अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखिए और समझिए। मैं एक बार फिर से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी प्रिंसिपल हर साल बदल रहा हो, यानी जब भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि हर साल पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तब हर साल के लिए n इक्वल टू 1 लीजिएगा। ठीक है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर n इक्वल टू 1, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर n इक्वल टू 1, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर n इक्वल टू 1। क्लियर है? क्योंकि और जहां ये बोल दिया कि एक टर्म में खाली एक बार पैसा डाला, उसके बाद छोड़ दिया 3-4 साल के लिए, तो बताइए 3-4 साल बाद कितना पैसा होगा। तो उस केस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला में n इक्वल टू 3 साल के लिए छोड़ा तो n इक्वल टू 3, 4 साल के लिए छोड़ा तो n इक्वल टू 4 लिखिएगा। ठीक है? अदरवाइज नहीं। मैक्सिमम लोग मुझे मालूम है यहीं पे गलती कर देंगे, इसलिए बहुत बोला हूं कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हर साल डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि हर साल पैसा चेंज हो रहा है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, क्योंकि हर साल 200 रुपए डाल रहा है। ओके? हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसीलिए n इक्वल टू मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि जो भी नया प्रिंसिपल बन रहा है वो कितने साल के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए तो है, अगला साल तो फिर चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? तो इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार अपने कॉपी में खुद से सॉल्व कर लेने का। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बेहिचक पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।